नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं सेक्शन 3। पढ़ेंगे हम बीएनएस का 2023 का भारतीय न्याय संहिता का। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जुडिशरी एग्ज़ाम्स, लीगल अपडेट, जुडिशरी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और सब कुछ एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है लीगल बुक है बाय सौम्या को देखते रहिए। कोई भी आपके सुझाव होंगे, कोई भी सजेशंस होंगे, उनका वेलकम है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक्स कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 हम पढ़ेंगे जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं, राइट। जनरल एक्सप्लेनेशंस। जनरल एक्सप्लेनेशन में सेक्शन 3 जो बोल रहे हैं, थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब पूरी संहिता में, पूरी जो ये कोड ऑफ रिटन लॉज है, संहिता है, उसे संहिता बोलते हैं। जो कि रिटन लॉज रिटन रूप में लिखे गए हैं एक कोडिफाइड फॉर्म में, उसको हिंदी में बोलते हैं संहिता। Throughout this Samhita, every definition of an offense, okay, every definition of an offense just a minute. Throughout this Samhita, every definition of an offense, किसी भी अपराध, ऑफेंस मीन्स अपराध की डेफिनेशन इस संहिता में हर जगह वही होगी। पूरी संहिता में एवरी पीनल प्रोविजंस, कोई भी पीनल प्रोविजंस जो दिए गए प्रावधान कि किस में पनिशमेंट मिलेगी, किसको पनिशमेंट मिलेगी, एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, और कोई भी इलस्ट्रेशन किसी भी ऐसी डेफिनेशन का और पीनल प्रोविजंस का जिसमें पनिशमेंट दी गई है का प्रोविज़न है, शैल बी अंडरस्टूड, इस तरह से समझा जाएगा, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन को छोड़कर, कंटेन्ड इन द चैप्टर, इस चैप्टर में जो है, एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस, जो कि छोड़कर, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर एंटाइटल्ड shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions के टाइटल के नाम पर जो जनरल एक्सेप्शंस बन रहे हैं, उनको छोड़कर those exceptions are not repeated in such definitions, दो यद्यपि फिर भी कोई भी डेफिनेशन जो ये इन डेफिनेशंस में, ऐसी डेफिनेशंस में ये एक्सेप्शंस रिपीट नहीं हुए हैं पीनल प्रोविज़न या इलस्ट्रेशन। यानी कि थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविज़न एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविज़न शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस के तौर पर देखा जाएगा, इनको सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस के तौर पर देखा जाएगा। इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। ए, द सेक्शंस इन दिस संहिता, द सेक्शंस इन दिस संहिता which contains definitions of offences do not express that a child under 7 years of age, जैसे कि इलस्ट्रेशन, इसका आप सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि पूरी संहिता में कोई भी डेफिनेशन होगी ऑफेंस की या पीनल प्रोविज़न की, या कोई भी इलस्ट्रेशन होगा ऐसी डेफिनेशन या पीनल प्रोविज़न का, वो अंडरस्टूड होगा कि वो सब्जेक्ट किया गया है किससे मेल खा रहा है, किसके अंतर्गत आ रहा है, जनरल
एक्सेप्शंस के, जो कि चैप्टर एंड टाइटल के रूप में, इस टाइटल के रूप में दिया गया है। एंड दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन पिनल प्रोविजन। ये ऐसी एक्सेप्शंस फिर भी नहीं दिए गए हैं, रिपीट नहीं किए गए हैं डेफिनेशन पिनल प्रोविजन इलस्ट्रेशंस में। जैसे कि ए इलस्ट्रेशंस देखें, द सेक्शन इन द संहिता विच कंटेन डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंसेस, ऐसे सेक्शंस इस संहिता में जो कि कंटेन करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, डू नॉट एक्सप्रेस दैट ए चाइल्ड, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ऐसे सेक्शंस जो कि कंटेन करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस के, डू नॉट एक्सप्रेस दैट ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कांट कमिट सच ऑफेंसेस, मतलब सच दैट ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज ऐसा कमिट नहीं करेगा सच ऑफेंसेस, but the definition are to be understood subject to the general exceptions के अंतर्गत जो exceptions दिए गए हैं उसमें जो समझाई गई चीज़ें हैं उसके अंतर्गत offenses penal provisions अगर कोई है और जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है तो वो उसके जनरल एक्सेप्शंस में ही समझा जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलते ही रहिएगा। which provides that nothing shall be an offense which is done by a child, क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस का मतलब है जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, पिनल प्रोविजंस दिए गए हैं, जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, वो यदि जनरल एक्सेप्शंस में नहीं है तब तो वही चीज़ आएगी उसमें, जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ बताई गई है। और अगर जनरल एक्सेप्शन में आ गई है इसका मतलब वो पीनल प्रोविज़न उस पर अप्लाई नहीं होगा। वो उस एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट के इसको छोड़कर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। जैसे कि ये इसमें लिखा ही है इलस्ट्रेशन में कि जो सेक्शन है इन दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस, ये सेक्शन है संहिता में जो कि कंटेन करते हैं डेफिनेशंस, वो ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं that a child under 7 years of age if commit an offense shall be, एक्सेप्शन पे आ जाता है और शैल नॉट और गिल्टी नहीं होगा क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है। जनरल एक्सेप्शन यही कह रहा है कि द नथिंग शैल बी एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा यदि एक चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज ने कुछ गलती कर दी है या कुछ भी ऑफेंस कर दिया है, अपराध कर दिया है, किसी को भी चोट पहुंचाई है, कुछ भी किया है, ऑफेंस किया, अपराध किया है, तो वो किस चाइल्ड ने अंडर 7 years ऑफ एज ने, जो कि 7 साल से के अंदर का चाइल्ड है, तो वो पीनल प्रोविज़न में नहीं आएगा, जनरल एक्सेप्शन में हो जाएगा उसका एंटाइटल्ड। बी है ए पुलिस ऑफिसर, बी क्या कह रहा है देखिए, बी कह रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर है विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जेड, एप्रीहेंड्स का मतलब होता है कि वो एप्रीहेंड कर रहा है, डरा रहा है, एप्रीहेंड्स जेड को विदाउट वारंट। ए पुलिस ऑफिसर है विदाउट वारंट के एप्रीहेंड जेड को कर रहा है, वारंट नहीं है उसके पास, हु हैज़ कमिटेड मर्डर, जो कि मर्डर कमिट किया है जिसने, जेड ने। हियर ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एक ए जो होगा, जो पुलिस ऑफिसर है, वो गिल्टी नहीं होगा उस ऑफेंस के रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में के, फॉर ही, क्योंकि ही वॉज बाउंड बाय लॉ, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो बाध्य है लॉ से, के कारण बाध्य है लॉ से। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू एप्रीहेंड, कि वो लॉ, उसको लॉ ने ये ड्यूटी दी है, किसको, ए को, पुलिस ऑफिसर को, कि वो जेड को एप्रीहेंड करे कि उसने मर्डर किया है किसी का। तो जो ए है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो गिल्टी नहीं होगा ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, देयरफॉर द केस फेल्स
हो जाएगा उन पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट विद इन द जनरल एक्सेप्शन जो आ गए हैं इसके कारण, विच प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अगर लॉ में, लॉ इज सुप्रीम, हम सब जानते हैं सबसे बड़ा होता है लॉ। अगर लॉ ने कुछ ड्यूटी किसी को दे रखी है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर को है ड्यूटी कि वो रॉफुल वो कन्फाइन कर सके उसे, तो वो रॉफुल कन्फाइनमेंट नहीं कहलाएगा, उसका पनिशमेंट नहीं दी जाएगी रॉफुल कन्फाइनमेंट की। राइट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब ये क्लॉज 2 कर लेते हैं हम। क्लॉज 2 इसका सेक्शन 3 का क्लॉज 1 हो गया। क्लॉज 2 करते हैं एवरी एक्सप्रेशन which is explained, every expression which is explained in any part of this Samhita is used in every part of this Samhita in conformity with the explanation. Every expression which is explained, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जूम कर देती हूँ। Every expression which is explained in any part of this Samhita is used in every part of this Samhita, which is explained हुआ है, यूज़ किया गया है every part of this Samhita में, वो जनरल एक्सप्लेनेशन के उसमें ही आएगा, जनरल एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत ही आएगा, जनरल एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत आएगा। राइट, अब थर्ड पढ़ते हैं। When property is in the possession of a person's spouse, एक पर्सन की स्पाउस, स्पाउस मीन्स ईदर वाइफ और हस्बैंड, वाइफ होगी या हस्बैंड होगा, और का मतलब और मत समझिएगा, ओ आर, और मीन्स या। वेयर प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ ए पर्सनस स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट में होगा, किसी पर्सन की क्लर्क, सर्वेंट या स्पाउस के पास होगा, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ इन दैट पर्सनस पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। इसका मतलब यही होगा कि वो उसी पर्सन के पास है जिसके पोजेशन में वो चीज़, वो प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई होगी आपको। एक्सप्लेनेशन में अगर इसका बोलें तो ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररीली, ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररीली और ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this subsection। तो क्लर्क और सर्वेंट ही कहलाया जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन अगर पर्सन एम्प्लॉयड हुआ है टेम्पररी और पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क के रूप में या सर्वेंट के रूप में, किसी पर्सन के अंडर क्लर्क या सर्वेंट के रूप में हुआ है, तो वो क्लर्क और सर्वेंट ही समझा जाएगा उस पर्सन का विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ऑफ दिस सबसेक्शन में। राइट, आई होप ये क्लियर होगा। सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं जल्दी से। सबसेक्शन 4 में हम इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, जबकि कॉन्ट्ररी अपीयर्स नहीं होती जब तक, तो कोई भी पार्ट में यही समझा जाएगा संहिता के इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। इंटेंशन जो होता है क्या, किस किस्म के संदर्भ में कहा गया है। वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन, कॉन्टेक्स्ट के रूप में होगा और इलीगल ओमिशन के हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही समझा जाएगा कि ये एक्ट जो हुआ है ये इलीगल ओमिशन के कारण हुआ है। इलीगल ओमिशंस क्या होता है? इलीगल ओमिशन होता है जो कि लीगल नहीं है, गलती हुई है, अपराध हुआ है, ओमिशन हुआ है, ऑफेंस हुआ, इलीगल है, ओमिशन है। फिफ्थ, इलीगल ओमिशन मीन्स ऑफेंस, सिंपली ये समझिए। फिफ्थ है, when criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention, very very important। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, is done by several person
is done by several person in furtherance of the common intention of all के उस के कारण हुआ है. Each of such person is liable for that act in the same manner such persons. कोई ग्रुप में कर रहा है, several persons के द्वारा कोई एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है, कॉमन इंटेंशन है जिसकी, तो सारे पर्सन्स लाइबल होंगे इन द सेम मैनर एज इफ इट डन बाय हिम अलोन. केवल ऐसा लगेगा, ऐसा माना जाएगा कि जैसे कि सिंपल एक आदमी, एक पर्सन ने किया है, वो सभी को ऐसा ही किया जाएगा. कॉमन इंटेंशन अगर है किसी का तो सबको ही पनिशमेंट मिलेगी. जैसे कि उसने अकेले काम किया है उसी की पनिशमेंट मिलेगी. ये नहीं कि सबको एक ला के डिवाइड कर देंगे पनिशमेंट्स को, नहीं, सबको इक्वली पनिशमेंट मिलेगी. राइट. अब सबसेक्शन 6 कर लेते हैं. सबसेक्शन 6 है whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. जब भी जब whenever an act, कोई भी एक्ट होता है which is criminal only by reason of its being done with a criminal intent, कोई भी एक्ट हुआ है जो कि क्रिमिनल है only by reason of its being done with a criminal intent या नॉलेज से, is done by several persons के कारण के द्वारा हुआ है कोई भी क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के ज़रिए हुआ है. ईच ऑफ सच पर्सन्स हु जॉइंस, जो भी ईच पर्सन जो भी ज्वाइन कर रहा है इस एक्ट को विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर. लाइबल होगा, करेक्ट. is liable होगा with such knowledge and intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge of or intention. वही सेम जो मैंने बोला था, सबको पनिशमेंट मिलेगी. ऐसा माना जाएगा कि उसने अकेले ये काम किया है, अगर फिर भी उसने ज्वाइन किया है. अगर जब भी ज्वाइन करता है कोई क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल नॉलेज से किसी क्रिमिनल एक्ट को करने में, तो वो उसको भी पनिशमेंट, सबको पनिशमेंट मिलेगी इक्वली एज इफ विद दैट नॉलेज और इंटेंशन से किया है. ठीक है. 7 है wherever the causing of a certain act, wherever the causing of a certain effect, wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause effect by an act or an omission is an offense कहलाया जाएगा. is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by the omission हुआ है. किसी को एक्ट हुआ है, किसी ने एक्ट किया है पार्टली, किसी ने पार्टली ओमिशन किया है, इज़ द सेम ऑफेंस होगी. जैसे कि इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, ए इंटेंशनली कॉजेज दैट्स डेथ. ठीक है. ए ने क्या किया है, इंटेंशंस है, नीयत उसकी ख़राब थी तो उसने डेथ कॉज की जेड की, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड. तो दोनों तरीके से किया, उसने एक्ट भी किया, ओमिशन भी किया, इलीगली ओमिट भूल कर्म कर दिया है गलत काम. कैसे? दोनों तरीके से, पार्टली एक्ट भी, ओमिशन भी. ए हैज़ कमिटेड मर्डर, तो ये हो गया. तो ए अगर वो डेथ कॉज की है तो मर्डर ही किया होगा उसने, पार्टली बाय एक्ट. और किस तरीके से? पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय लीगल ओमिशन कहते हैं उसे. इलस्ट्रेशंस अगर हम देखें तो इलस्ट्रेशंस देखें तो ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली. इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए एंड बी ने एग्री किया मर्डर करने के लिए जेड को बाय सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन दे रहे थे दोनों स्मॉल डोज में. ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट. अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्रीमेंट के तहत हुआ है विद इंटेंट टू मर्डर.
इंटेंशन आ गई इसमें गलत कि उसने मर्डर करना था, उन्होंने करना था जेड को। जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। अब क्या हो गया, एडमिनिस्टर्ड टू हिम, जो दिए गए था उसे स्मॉल डोजेज ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन, उससे क्या हुआ, उसने से जेड मर गया। हेयर ए एंड बी, हेयर ए एंड बी क्या कर रहा है, हेयर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हैं इन द कमीशन ऑफ मर्डर। ओके, इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हैं मर्डर में, एंड ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, डेथ कॉज हो गई। दे आर बोथ गिल्टी ऑफ ऑफेंस दो दियर एक्ट्स आर सेपरेट। भले ही उन्होंने एक्ट्स अलग अलग, क्योंकि मनुष्य अलग है तो एक्ट अलग अलग किए थे। एक ने क्या किया, एडमिनिस्टर किया, एक ने इलीगल ओमिट किया जैड को फूड देने में, दोनों ने यही किया। दोनों एक साथ कर रहे हैं काम, पर अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, मगर तब भी इंटेंशन तो उनका एक है। इंटेंशन अगर एक है तो इसका मतलब है कि गलत इंटेंशन से कर रहे हैं तो उनकी जो सेपरेट ही मिलेगी, बिल्कुल वही मर्डर की जो पनिशमेंट होती है दोनों को इक्वली मिलेगी, कि मर्डर की ही पनिशमेंट मिलेगी। दो देयर एक्ट्स आर सेपरेट, राइट। बी है इसकी इलस्ट्रेशन, ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स हैं एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड है। और जेड का कोई आदमी है, कोई पर्सन है, चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर है, पर्सन है और प्रिजनर है जेड, उनका चार्ज है, जॉइंट जेलर्स हैं ए एंड बी। अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर्स एट ए टाइम चार्ज मिल रहा है। एक बार 6 घंटे के लिए ए संभालेगा, उसको देखेगा और देखेगा जॉइंट जेलर में, और 6 घंटे के बाद बी, 6 घंटे के बाद ए, 6 घंटे के बाद बी, ऐसे अल्टरनेटिवली। ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, ए एंड बी इंटेंड कर रहे हैं कॉज करने के लिए जेड के डेथ को, नोइंगली कोऑपरेट इन कॉजिंग दैट इफेक्ट बाय इलीगली ओमिटिंग। इंटेंडिंग कर रहे हैं ए एंड बी टू कॉज जेड्स डेथ, नोइंगली कोऑपरेट इन कॉजिंग दैट इफेक्ट बाय इलीगली ओमिटिंग कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस में, टू फर्निश दैट विद फूड सप्लाइड टू दैम फॉर दैट पर्पज। जेड डाइज ऑफ हंगर, कि उसे नहीं दे रहे हैं वो खाना, तो जेड मर जाता है हंगर के। दोनों ही गिल्टी होंगे मर्डर के। इसमें अब इसमें ये एक्सेप्शन के तौर पे मत लीजिएगा कि ये तो लॉफुली बाउंड थे, इन्होंने अपने तरीके से अपने पर्सनली लेते हुए, या लॉ ने नहीं कहा है उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कि उन्हें भूखा मार दो जेड को, तो उसने इंटेंशनली इलीगली ओमिट किया है दोनों ने, ए एंड बी, तो दोनों इसलिए हो गए गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ जेड, राइट। आई हैव, आपको समझ में आया होगा ये। अब है सेक्शन सी, सॉरी सब सेक्शन, इलस्ट्रेशन है सी। एक जेलर है ए, उसके पास चार्ज है जेड का, प्रिजनर है जेड। ए करता है इंटेंड टू कॉज जेड्स डेथ, ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ। ए का ये इंटेंशन है कि जेड को मारा जाए, इलीगली ओमिट्स करता है टू सप्लाई, इलीगल ओमिट करता है टू सप्लाई जेड विद फूड, इन कंसिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस इन स्ट्रेंथ। जेड प्रिजनर क्या, उसको कम फूड देता है, मतलब जो जेलर है वो कम फूड देता है, जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ में रिडक्शन हो जाता है जेड के स्ट्रेंथ में। बट द स्टार्वेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ, बट इतनी भूखा नहीं था कि वो उसकी डेथ कर पाए। इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, एक को जो जेलर था उसको डिसमिस कर दिया जाता है ऑफिस से, और बी सक्सीड्स हिम, बी आते हैं, बी विदाउट कोल्यूजन और कोऑपरेशन विद ए, कोई भी साथ नहीं, विदाउट कॉल्यूशन और कॉपरेशन के विद ए से, इलीगल ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड, knowing that he is likely they were to cause Zed's death। अब वो कॉपरेट तो नहीं कर रहा बी को, अब ए का पार्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन बी भी कॉपरेट नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब
कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इंटेंशन नहीं है उसकी बी की, विदाउट कोल्यूशन एंड कॉपरेशन विद ए से कुछ लेना देना नहीं है उसका, बस सक्सीड किया है उसने, उसके ड्यूटी पर जगह कोई दूसरा बंदा आया है। ए इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड, जेड डाइज ऑफ हंगर। अब उसने भी वही काम किया लेकिन कॉपरेशन में नहीं किया बी ने। जेड डाइज ऑफ हंगर, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर हो जाता है, बट एज ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, ए इज गिल्टी ओनली ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। तो ए जो होगा, सॉरी, ए डिसमिस तो हो गया है लेकिन ए को गिल्टी करा जाएगा, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर है पर कोऑपरेट नहीं किया है, इसलिए अलग अलग इनके एक्ट्स हो गए। अगर कोऑपरेट करते तो इंटेंशनली कोऑपरेट करते, दोनों एग्रीमेंट होता, दोनों की कॉन्स्पिरेसी होती, तब दोनों को सेम ऑफेंस की सज़ा पनिशमेंट मिलती। लेकिन बी को ही केवल गिल्टी ऑफ मर्डर होगा, मर्डर का की गिल्टी पाया जाएगा, मर्डर में गिल्टी पाया जाएगा और उनको उसको वो बी को पनिशमेंट, बी मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, ए को सिर्फ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर की मिलेगी। राइट, आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्ज़ाम्स, और बच्चों को ये समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो जो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सब सेक्शन इलस्ट्रेशन सी इम्पॉर्टेंट है। वीयर सेवरल, अब 9th पढ़ते हैं, सबसेक्शन वीयर सेवरल पर्सन्स आर इंगेज्ड, बहुत सारे पर्सन इंगेज हुए हैं और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम, क्रिमिनल इंटेंट एक्ट में, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। डिफरेंट ऑफेंसेस ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसेक्शन 8 और 9 आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशरी एग्जाम्स और एनी एग्जाम्स ऑफ रिलेटिंग टू द लॉ। वे सेवरल पर और लीगल नॉलेज के पर्पज़ से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पर्सन्स हैं जो कि इंगेज हैं एक ही एक्ट को, क्रिमिनल एक्ट को करने में, लेकिन दे में भी गिल्टी, लेकिन हो सकते हैं डिफरेंट ऑफेंसेस में भी हो सकता है बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। ज़रूरी नहीं उन्होंने केवल वही एक्ट किया हो जिसमें वो कॉन्स्पायर्ड कर रहे हैं या षड्यंत्र रच रहे हैं, एग्रीमेंट है उनका, वो अलग एक्ट भी कर सकते हैं जिससे भी उनको डिफरेंट पनिशमेंट भी मिल सकती है। राइट, आई होप ये क्लियर होगा, ये इलस्ट्रेशन से और क्लियर हो जाएगा। ए अटैक्स जेड, अब क्या कर रहे हैं, ए ने अटैक किया जेड को, ए अटैक्स जेड, राइट, ए अटैक्स जेड, सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दिया उसने, that his killing of Z would be only culpable homicide होगा, not amounting to murder, not amounting to murder होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। ए ने अटैक किया जेड को ऐसे सर्कमस्टांसेस के देते हुए कि ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ, दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट ए का है, ये अटैक ऐसे किया कि उसको कल्पेबल होमिसाइड, किल किया है उसने, लेकिन नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड, अब बी के, ये तो एक ही बात थी, अब बी हैविंग इल विल, बुरी इंटेंशन थी टुवर्ड्स जेड के, इंटेंडिंग टू किल हिम, इंटेंट था उसका कि वो मार ही देगा, टू हिम, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन। अब प्रोवोकेशन से सब्जेक्ट नहीं था, प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसावा करना, उकसाव करना किसी को। एसिस्ट ए कर रहा था इन किलिंग जेड, ठीक है, एसिस्ट कर रहा था इन किलिंग जेड। हेयर दो ए एंड बी आर बोथ इंगेज इन जेड्स डेथ में है, लेकिन जेड का बी जो है, लेकिन बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर होगा और ए इज़ गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। कल्पेबल होमिसाइड में दोनों ने ही इंगेज थे इस कॉन्स्पिरेसी में, कि एक ने अटैक किया, दूसरे ने इलविल थी तो बिल्कुल उसको, ए का तो केवल अटैक करना, ग्रेव प्रोवोक करना, अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन उसका होना, दैट द किलिंग ऑफ जेड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
मर्डर के रूप में नहीं लिया जाएगा, प्रोवोकेशन में हुआ है उससे जो भी हुआ। हैविंग, अब बी का है हैविंग विल इल विल टुवर्ड्स दैट इंटेंडिंग टू किल हिम। इंटेंट जहाँ आ गया इंटेंशन किलिंग का, वहाँ पे वो मर्डर करेगा, और जहाँ पे इंटेंशन नहीं होगा, केवल वो प्रोवोकेशन में हो गया है, वहाँ पे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, राइट। नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बी हैविंग इल, ठीक है, इल विल हो जाती है तो वो मर्डर की, तो उसे मर्डर का ही पनिशमेंट मिलेगी। और अगर इल विल नहीं है और अटैक करके अंडर ग्रेव प्रोवोकेशन में ही काम किया गया है, तो कल पे मर्डर तो हो गया है, लेकिन केवल किलिंग हुई है आदमी पर्सन की, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, राइट। आई होप इनमें क्लियर हुआ होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। 8 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सबसेक्शन, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखूँगी, क्योंकि इसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर में डिफ्रेंशिएट भी किया गया है। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, हैविंग इल विल टुवर्ड्स, ठीक है। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ए इज गिल्टी ऑफ ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आधे घंटे की वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 3 समझाया है BNS का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और BNS की सीरीज़ कैसे लग रही है, प्लीज़ मुझे फॉलो करके, लाइक करके, शेयर करके वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बताकर लीगल बुक ऐप बाय सौम्या के बारे में भी। और अगर मेरी नॉलेज कुछ वीडियो, कोई भी वीडियो दे रही है आपको, कुछ भी अच्छी लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंटेड ज़रूर करके जाइए। अच्छी लगती है तो भी बताइए, बुरी लगती है तो भी बताइए। कोई मॉडिफिकेशन चाहिए या कुछ सजेशंस देने हो तो भी आप मुझे बताइए। तब देखते रहिए लीगल बुक ऐप बाय सौम्या। तब तक के लिए नमस्कार।